नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में तो आज दिन भर समाचार चैनलों पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री का ही कार्यक्रम रहा। चुनाव के परिणाम में कहां अनुमान गलत हुआ, कहां सही हुआ, यह रहा। किस आधार पर चुनाव हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत रेलेवेंट मुद्दा नहीं है। चुनाव हो चुका, मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसको मोदी और शाह चाहेंगे। आप और हमारे चर्चा करने से वो बदलने वाला नहीं है। मोदी जी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे ये मोदी को ही पता नहीं। मतलब ये कि इतना सीक्रेसी मेंटेन करते हैं नरेंद्र मोदी और इतना चौंकाते हैं कि उस पर चर्चा करके आप टाइम खराब कर रहे हैं। मतलब ये उसी तरह से है जैसे चुनाव बाद जो सर्वेक्षण दिखाई जाती है, जो पूर्वानुमान दिखाया जाता है, जो एग्जिट पोल दिखाया जाता है, जिसका ना तो कोई आधार होता है ना कोई मतलब होता है। चुनाव और चुनाव परिणाम के घोषणा के बीच का एक मनोरंजक कार्यक्रम होता है। तो मैं अपने चैनल पर भी उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाऊं, बताऊं जो हर जगह बकवास के रूप में प्रसारित किया जाता है। तो फिर हमारा वो कहने का क्या मतलब कि आपके इस चैनल पर उसी विषयों पर विश्लेषण दिखाई, बताई या सुनाई जाती है जो और चैनलों पर या तो होती नहीं है या होने नहीं दी जाती। इसीलिए मैं हमेशा से अलग अलग मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और सिर्फ जनहित के मुद्दे ही आपके सामने रखता हूं। आज का मुद्दा जो मैं रखा हूं, अगर किसी चैनल पर आपको दिखा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि राकेश परमार ये वाला मुद्दा तो फलाने वाले चैनल पर आ चुका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं आया है, इसीलिए मैं उसको लेकर आया हूं। मेरा आज का विषय है कि जो जनता के पैसे से संसद चलता है उसमें जो गतिरोध होता है उससे फायदे में कौन है और नुकसान में कौन है, और क्या क्या फायदा है, क्या क्या नुकसान है। चर्चा है आज इसी पर। इस बात की शुरुआत के पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे देश में संसद के अंदर या संसद के बाहर कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, टीएमसी, डीएमसी जैसी कोई पार्टी काम नहीं करती है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा, यार राकेश क्या बात करता है। अभी अभी तो समाचार चैनलों पर आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बना लिया। कांग्रेस ने तेलंगाना में सरकार बनाया है। नई नवेली पार्टी मिजोरम में बनाई है। नहीं, वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए पार्टी होती है। जमीन पर काम करने के लिए पक्ष और विपक्ष होता है, कोई कोई निष्पक्ष होता है। वो संख्या बड़ा कम है। आपको 2 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। आप समझदार हैं मुझसे ज्यादा, इसलिए बहुत जल्दी समझ जाएंगे। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि देश में कोई भाजपा सपा नहीं होता, पक्ष और विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष और सत्ता का विपक्ष होता है। यह बात आपको 2 बातों से साबित हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री ने आज संसद के शुरुआत में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अपनी बात रखा। वो एक माध्यम होता है देशवासियों से नरेंद्र मोदी का या देश के प्रधानमंत्री का वार्तालाप करने का। मोदी एक मजे हुए राजनीतिज्ञ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वह दिखता भी परिलक्षित हो रहा है उनके कामों में कि राजनीति जो क्षमता मोदी में है वो बड़ा कम लोगों में है, और वो समय समय पर इस बात की प्रचार प्रसार नहीं प्रमाणित करते रहते हैं। मोदी को पता है कि 2024 चुनाव के पहले यह अंतिम सत्र होगा। एक सत्र आएगा, वो फाइनेंस कमेटी के लिए होता है, सरकार बनाने और उसके बीच के जो खर्चे के लिए पैसे के आवंटन होता है, उसमें कोई बहुत ज्यादा निर्णय या कोई और बिल पास होने की संभावना बड़ा कम होती है। यह अंतिम मौका है। इसीलिए विपक्ष हार का खींच निकालने के लिए सदन को हाईजैक करने का प्रयास करेगी, और विपक्ष को भी यह बात पता है कि भाई जनता के सामने अपनी बात रखने का यह अंतिम प्रयास है, अंतिम मौका है। बहुत सारे सांसदों जिनको भरोसा नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा भी, या बहुत ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा है कि टिकट मिल जाएगा तो वो जीत पाएंगे भी, ऐसे सांसदों के लिए भी यह करो या मरो वाली स्थिति है। आदरणीय ब्रजेश सिंह जी मान को मैं प्रणाम करता हूं। आप
दुनिया की सबसे ताकतवर देश में शुमार अमेरिका से हमको देख रहे हैं, मेरे को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको प्रणाम। आपको बता दूं, ब्रजेश जी वीरों की धरती बलिदानी प्रवेश बागी बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अपने मेहनत अपने दम पर अमेरिका में झंडा बुलंद किए हुए हैं और वहां चुनाव भी लड़ते हैं। वहां के एक बहुत बड़ी मजबूत राजनीतिक दल से जिसकी अभी अभी सत्ता गई है। मतलब वहां भी जिस तरह से भाजपा कांग्रेस की सत्ता आती जाती रहती है, वहीं रिपब्लिकन और उसमें आती रहती है। एक राजनीतिक दल के सदस्य हैं। हमको प्राउड है कि बलिया का एक लाल अमेरिका में झंडा गाड़े हुए है। जय हो बागी बलिया और जय हो भाई ब्रजेश। खैर मित्रों, उन सब सांसदों के लिए करो मरो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एकमात्र उपाय है हंगामा, क्योंकि हमारे समाचार चैनल हंगामे को कवर जल्दी करती है, ज्यादा करती है और शांतिप्रिय प्रदर्शन और शांतिप्रिय वार्तालाप को महत्व नहीं देती, क्योंकि उसमें उसको मसाला नहीं मिलता। तो वो तमाम सांसद हंगामा करेंगे। नरेंद्र मोदी भी अपनी बात संसद के शुरू होने के पहले ही समाचार के माध्यम से दुनिया को बता दिए, देश को बता दिए कि देखिए मैं काम करना चाहता हूं, विपक्ष हंगामा करना चाहती है, आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन है। खैर यह तो रही एक पार्ट। अब इसका दूसरा भाग बढ़ाते हैं। मित्रों, संसद में राजनीतिक दल नहीं होता, पक्ष और विपक्ष होता है। वो इसलिए मैं कह पा रहा हूं क्योंकि वो आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे जब मैं ये बात कहूंगा। दो उदाहरण छोटे छोटे देता हूं। जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी सदन के शुरुआत के दिन में संसद को संबोधित करने जाने से पहले पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हंगामा ना करें, संसद को शांतिपूर्ण चलाने में सरकार का मदद करें। ठीक यही बात इसके पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वह कहती थी और श्री मनमोहन सिंह साहब आह्वान करते थे कि आप आइए और सदन को सुचारू रूप से चलने में सरकार का मदद कीजिए। और ये भाजपा जो तब विपक्ष में थी उसी तरह से सदन में हंगामा करती थी जिस तरह से सदन में आज कर रहे। जी भैया प्रणाम। जिस तरह से सदन में आज कांग्रेस कर रही है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात की सदन में पक्ष विपक्ष की कितनी बड़ी लाइन है जो टूट नहीं सकती, वो एक और दो बातों से आपको बता देता हूं। आपने सुना होगा कि देश की राजधानी दिल्ली को किसानों ने घेर लिया था, महीनों बैठे रहे थे। वह चाहते थे कि वो जो 3 काले कानून, आमतौर पर कृषि सुधार बिल को वो कह नहीं पा रहे तो काले कानून कहते थे। मजे की बात है कि वो जो काले कानून का विरोध करते थे उनको भी पता नहीं कि कानून क्या है। कई समाचार चैनल पर हमारे साथ जो डिबेट में बैठते हैं बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े प्रवक्ता, उन लोगों को भी 3 कानून का ज्ञान नहीं था, लेकिन काला कानून कहते थे। खैर हम उसके ज्ञान बांटने नहीं बैठे, आपको एक बात समझाने आते हैं पक्ष विपक्ष पर। तो वो बिल का विरोध कांग्रेस के सारे लोग, मतलब मोदी विरोधी सारे लोग कर रहे थे और महीनों तक दिल्ली को घेर करके बैठे रहे, किसानों को आगे करके अपनी लड़ाई लड़ते रहे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस बिल का विरोध कांग्रेस कर रही थी वह बिल कांग्रेस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। उसके कृषि मंत्री आदरणीय श्री शरद पवार साहब ने वर्तमान सरकार से बढ़ करके मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लेकर का आह्वान किया था कि ये बिल है और इसको पारित कराने में हमारा मदद करें और अपने यहाँ इसको त्वरित रूप से पारित करें, लागू करें। ये बड़ा ही जनहित का मामला है, किसानों को मालामाल कर देगा। और उससे भी मजे की बात है कि तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये सेठों के पास किसानों को गिरवी रखने का साजिश है, हम इसको चलने नहीं देंगे, इसको पास नहीं करेंगे। और भाजपा ने हंगामा किया, इतना हंगामा किया कि ये बिल पारित नहीं हो सका, सरकार कांग्रेस की चली गई। मतलब वहां पर भाजपा विपक्ष की भूमिका की और बिल को बिना पढ़े बिना समझे कूड़े के ढेर में डालने वाली बोली और हंगामा करती रही। अब आते हैं, तिथि बदली, भाजपा सत्ता पक्ष में आई विपक्ष के हट करके, और जो कांग्रेस उस वक्त सत्ता में थी वो विपक्ष में आई। नरेंद्र मोदी ने बिना कामा फुल स्टॉप चेंज किए हुए उसी बिल को रीइंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट के अंदर। बिल वही था जो कांग्रेस के जमाने में आया था, श्री शरद पवार साहब कृषि मंत्री के रूप में उसको तैयार किए थे। मजे की बात है कि जिस आदमी ने उस बिल का विरोध तैयारी की थी वही सबसे पहले उसका विरोध किया।
कि नहीं, ये नहीं करने देंगे, ये मोदी अपने खास मित्रों के भला के लिए कर रहे हैं, इससे किसान कंगाल हो जाएगा। और मजे की बात है कि जो लोग वहां विपक्ष के रूप में विरोध कर रहे थे, वो सत्ता पक्ष में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पत्रकार वार्ता में कर रहे हैं कि विपक्ष मनमानी कर रहा है, सदन को चलने नहीं दे रहा है। मतलब बिल वही है, रोल अलग अलग हो गया। जब कांग्रेस पक्ष में थी तो वो उस बिल को इंट्रोड्यूस करना चाहती थी और भाजपा विपक्ष में थी तो उसका विरोध की, और जब भाजपा विपक्ष में आ गई तो वो उसी बिल को इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, और कांग्रेस जो पक्ष में थी जिसने उस बिल को इंट्रोड्यूस किया था और भाजपा ने विरोध किया था, अब वो कांग्रेस उसका विरोध कर रही है और भाजपा उसको पक्ष में दे रही है। बिल वही, काम अलग, पक्ष और विपक्ष। एक बात और बताते हैं, वैसे बहुत है, बस एक दो बातें आपको बता दें ताकि आपको सीधे स्पष्ट हो जाए कि हमारे देश में राजनीति किस हद तक गिर जाती है। जनहित का मुद्दा उसके सामने नहीं होता, स्वहित होता है। सिर्फ अपने आप को आगे रखना, अपने आप को लाइमलाइट में रखना होता है। जनता का मुद्दा उससे कोई मतलब नहीं होता, यह मैं स्पष्ट कर दूंगा। जब कांग्रेस सरकार में थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत विदेशी पूंजी भारत में लाना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने सदन में बिल पारित किया। उस वक्त उनका योजना 49% तक मैक्सिमम था कि FDI आएगा और देश में विदेशी पूंजी आएगी, देशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तब विपक्ष में बैठी कांग्रेस, भाजपा सदन में और सदन के बाहर यह कह रही थी कि मनमोहन सिंह जी FDI इसलिए ला रहे हैं कि राहुल गांधी का जो विदेश में पैसा फंसा हुआ है, बोफोर्स में दलाली लिया हुआ या और घोटाला हुआ, कोल घोटाला, फलाना घोटाला, वो सब पैसा इनडायरेक्टली भारत में इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो कांग्रेस का पैसा वापस कांग्रेस के एक नंबर में आ जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं। FDI से विदेश में भारत को बंधगी रखने का योजना है, हम इसको नहीं होने देंगे। हम लोग भी तब पत्रकार वार्ता में या चैनल पर डिबेट में आके कहते थे कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं, हमारे देश में भी पूंजी की कमी है क्या जो मुझे दूसरे देशों में जाना पड़ेगा। मैं तो बल्कि एक चैनल पर बैठ करके कहा था कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी एक आई थी, हमको गुलाम बन के चली गई। कांग्रेस ने सैकड़ों हजारों ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में न्योता दिया है, हम और कहां तक जाएंगे। हमको इस बात की चिंता है, क्योंकि हमको इस बात का ज्ञान नहीं था FDI के विषय में कि ये क्या है। स्थिति बदली, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने सबसे पहले FDI को इंट्रोड्यूस किया, बल्कि कांग्रेस से कई कदम आगे FDI को उन्होंने 100% कर दिया कि किसी भी क्षेत्र में विदेशी पूंजी 100% हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब तब जो FDI जनता के विरोध में था, देश को गुलाम बनाने वाला था, भारतीयता को नुकसान पहुंचाना था, अब वो फायदा पहुंचाने वाला हो गया। भाजपा ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। यह बात समझने वाली है। मतलब परिस्थिति वही थी, FDI कांग्रेस के जमाने में खराब था और भाजपा जब लाई तो बिल्कुल अच्छा हो गया। मजे की बात है कि कांग्रेस के FDI का भाजपा ने विरोध किया और भाजपा के FDI का कांग्रेस ने विरोध किया। मतलब उसका विरोध से था, बिल से उसको कोई सरोकार नहीं था। अब एक बात और करूंगा, ज्यादा एक उदाहरण। आज जो नरेंद्र मोदी GST की सबसे बड़ी काबिलियत मानते हैं, सबसे बड़ा योगदान मानते हैं, कहते हैं कि भाई एक देश एक टैक्स हमने लागू किया, आज इतना रुपया का कलेक्शन हो रहा है, इतना रुपया का GST हो रहा है। GST की सबसे पहली परिकल्पना मनमोहन सिंह साहब की थी और उन्होंने इसको सदन में इंट्रोड्यूस किया था। और सबसे मजे की बात है कि जो GST का आज रेट है, मतलब अलग अलग रेट है, किसी में 5% है, किसी में 8% है, किसी में 14% है, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग है, किसी पर कुछ है, किसी पर कुछ है। इससे बहुत ज्यादा कम टैक्स लगाया था मनमोहन सिंह साहब ने। भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था, बोला नहीं ये तो लूटने वाला बात है, उद्योग बंद हो जाएगा, डूब जाएगा। और जब भाजपा सत्ता में आई तो नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले GST इंट्रोड्यूस किया और आज हम सब GST के अंदर टैक्स दे रहे हैं। एक नेशन एक टैक्स हो गया। मतलब इससे क्या पता चला? पता यह चला कि भाजपा और कांग्रेस नहीं है, पक्ष और विपक्ष है। जो पार्टी पक्ष में रहेगी उसका विपक्ष में रहने वाली पार्टी विरोध करेगी। उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ वो देश हित में है, राष्ट्र हित में है, समाज हित में है, क्या है वो उसके हित में नहीं है। क्योंकि बिल अगर भाजपा ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो कांग्रेस के लीजिए, हम क्या करेंगे, ये तो सारे बिल यही बढ़िया बढ़िया इंट्रोड्यूस कर जाएंगे, तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब उनको राष्ट्र से मतलब नहीं है, उनको जनहित से मतलब नहीं है, उनको जनता से मतलब नहीं है, उनको मतलब अपने से कि हमारा भला हुआ कि नहीं हुआ।
इन सब चीजों को देख करके मैं दुखी होता हूं और कहता हूं कि भाई हमारी देश की राजनीतिक दल क्या यह सोचती है कि अपना भला भला जगमाई भाड़ में जाए दुनिया सारी। दुनिया के से कोई मतलब नहीं है, देशवासी से कोई मतलब नहीं है, देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। मेरा अगर भला नहीं हो रहा है तो वो किसी का भला ना होने देंगे। भोजपुरी में कहते हैं ना खेलम ना खेले दे, खेले हुए बिगाड़ दे। तो क्या यह हो रहा है? अब कुछ बातें सदन में हंगामे से, जो मेरे हेडिंग है कि कौन फायदे में और कौन नुकसान में। मित्रों, सबसे पहले तो नुकसान में देश की जनता के करदाताओं का पैसा है, जो करोड़ों रुपया रोज संसद में खर्च होता है और काम कुछ नहीं होता, पैसा स्वाहा हो जाता है। क्योंकि हंगामा करने वाला संसद अपना मजदूरी नहीं छोड़ता, अपना फिक्स नहीं छोड़ता, अपना भत्ता नहीं छोड़ता, अपना तनख्वाह नहीं छोड़ता, वो ले लेता है। वो सदन में जाता है, हाजिरी लगाता है, हंगामा करके आ जाता है, तनख्वाह वेतन भत्ता सब उसका बन जाता है और आपके जेब से, आपकी गाड़ी कमाई से पैसा सदन की कार्रवाई में फूक जाता है। और फायदा में वो लोग होते हैं जो उसके विपक्ष में हंगामा कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी फायदा क्या होती है, जो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र के लिए घातक है, वो यह कि जो बिल परिचर्चा के बाद पारित होता तो उसकी अच्छाई उसकी बुराई जनता को पता चलती। सदन की कार्रवाई का हिस्सा होता, जब कोई चाहता तो यूट्यूब पर जा करके सदन की कार्रवाई को देख सकता था कि लोकसभा में फलाना वाले बिल पर किसने क्या बोला, वो क्या मतलब की थी, क्या बेमतलब की थी। उसके जगह बेचर्चा का बिल को ध्वनि मतों से और बहुमत से पास करा दिया जाता है। जैसे आज मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी का सदन के दोनों सदनों में बहुमत है, विपक्ष हंगामा करके भी कुछ नहीं कर सकते, उसके वॉकआउट के बाद भी मतदान होगा और सदन में रहने के बाद भी मतदान होगा और सदस्य संख्या ज्यादा होने की वजह से वो बिल पास हो जाएगा। और हम जनता जिसके नाम पर वो बिल पास हो रहा है उसको पता नहीं होगा कि उस बिल में था क्या, क्योंकि चर्चा नहीं हो। और बिल बनने के बाद किताब कौन पढ़ता है, कहाँ किसी को पता है। आईपीसी सीआरपीसी तो किसी ने पढ़ा नहीं कि क्या होता है, तो वो इतने बड़े बड़े मोटे मोटे बिल को कहाँ कोई पढ़ पाएगा। लेकिन हाँ, अगर सदन में डिबेट होगा तो वो चर्चा समाचार चैनलों पर आएगा। सदन की कार्रवाई भी मतलब लाइव है, आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। कोई भी अपने घर में बैठे हुए सदन को निहार सकता है, देख सकता है, सदन की कार्रवाई को समझ सकता है, जान सकता है, वो जान जाता। दूसरा और सबसे और घातक और खतरनाक बात हो रहा है कि अगर कोई बिल पर चर्चा होगा तो उसे पूरे संसद का आशीर्वाद प्राप्त होगा, पूरे संसद की सहमति प्राप्त होगी, पूरे संसद का ज्ञान का फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक सांसद किसी दल का है, अब वो ना तो अपने वोट के माध्यम से किसी बिल को गिरा सकता, ना किसी बिल को उठा सकता, ना ही कोई अमेंडमेंट डाल सकता है, क्योंकि अमेंडमेंट भी पार्लियामेंट में वोटिंग होती है कि फलाना सांसद ने अमेंडमेंट डाला है, यस में कहे आई में कितने लोग हैं और नो में कितने लोग हैं, तो जो आई वाला होगा वो डाल करके मना कर देगा। लेकिन अगर बहस में वो भाग लेगा संसद, तो वो उस कमियों को उजागर करेगा। तो देश की जनता जानेगी कि यार इस संसद ने तो ठीक है, यार ये तो होना नहीं होना चाहिए, तो सरकार मजबूर होगी उस कमियों को दूर करके बिल को सुधार करने का, अमेंडमेंट करने का। लेकिन अगर नहीं होगा तो हंगामे से एक आदमी के वोट का कोई महत्व नहीं है, सत्ता पक्ष बहुमत के आधार पर अपना काम कर जाएगा। वही विपक्ष उसको इंट्रोड्यूस करने में मदद करता अगर कोई चर्चा पर चर्चा होता। लेकिन कई मामलों में क्या होता है कि सत्ता और विपक्ष की मिली भगत होती है कि फला वाले बिल पर मैं चर्चा करूंगा, आप हंगामा कर देना, वॉकआउट करना, मैं उसको आपके बगैर पारित करा दूंगा, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी काम हो जाएगा। यह क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा खतरनाक है, लोकतंत्र के लिए अशुभ है और आपको जानने वाली है। आप इसको जरूर जाने, इसकी बारीकियों को सुने। जैसे मान लीजिए कि हेल्थ का कोई बिल पास हो रहा है और चर्चा में आ गया और सब लोग चर्चा में भाग लेंगे। वर्तमान सरकार ने बिल इंट्रोड्यूस किया है तो कांग्रेस तो चूंकि विरोध के लिए विरोध करेगी, क्योंकि लोगों को लगे कि भाई हाँ भाई हमारी पार्टी है और वो विरोध कर रही है, तो उसकी कमियां निकालेगी। तो कमियों को कवर अप करने के लिए सत्ता पक्ष को बोलना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो सत्ता पक्ष जवाब देगी कि भाई साहब 1952 से लेकर के कल तक तो आप ही तो सरकार में थे, तो आपने स्वास्थ्य सुविधाओं को क्यों नहीं सुधारा, अब तो हमें सुधारना पड़ा, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया 70-75 साल में। तो यह देश की जनता जानेगी कि यार वो तो बात ठीक है ना मोदी जी, कांग्रेस ने 75 साल में अगर हेल्थ का व्यवस्था ठीक किया होता तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरते, सड़क पर लोग परेशान होकर होते, ऑक्सीजन के लिए एक यहां वहां भटकते,
एक सिंपल सिलेंडर के लिए, एक फेस मास्क के लिए, पीपीपी किट के लिए इधर उधर इस देश उस देश मुंह मारना पड़ता, हमको वहां तक मुंह ताकना पड़ता कि भाई कौन सा देश हमको भीख के रूप में दे दे। तो ये कांग्रेस के लिए भी गलत बात होती और भाजपा के लिए भी लोग प्रश्न करते कि मान लीजिए कि कांग्रेस ने बहुत दिन तक शासन में कुछ नहीं किया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के साथ 5 महीना और 5 साल और 13 महीना और 13 दिन की आपकी भी तो सरकार थी, क्या किया अटल जी ने? तो भाजपा के लिए भी हम कपड़े पर बात हो जाता। तो सुविधा दोनों के लिए है कि तू भी चुप मैं भी चुप, ना तू कुछ बोल ना मैं कुछ बोलूं, अपना आराम से बिल को चुप के पास करा देते हैं। तेरा पाप भी छुप जाएगा और मेरा पाप भी छुप जाएगा और देश की जनता को जानने का मौका नहीं मिलेगा कि असल में गलत हुआ क्या। इन सब चीजों को ख्याल रख करके हम आपको यह अनुरोध करते हैं कि आप ये सोचें, यह जानें कि देश के राजनीतिक दल आपकी चिंता करते हैं कि अपनी चिंता करते हैं। उन्हें अपना राजनीति चमकाना होता है, अपनी बात को मनवाना होता है, राष्ट्र हित और देश के हित उसमें कहीं कोई प्रमुखता नहीं होती। क्योंकि अगर देश हित प्रमुखता होगी तो कोई कैसे आदमी कोरोना वैक्सीन का विरोध कर सकता है? कोई कैसे आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को काल्पनिक मान सकता है? कोई कैसे आदमी यह कह सकता है कि समान टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए? और कोई कैसे आदमी यह विचार कर सकता है कि भाई जातीय जनगणना तो ठीक है, लेकिन जातीय जनगणना के आड़ में एक ही परिवार का पूरा परिवार शासन करे, ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? अगर सदन में निष्पक्ष चर्चा हो और आरक्षण पर चर्चा हो जाए तो आरक्षण जो लोग पा रहे हैं उनको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि भाई मान लीजिए कि आरक्षण में राकेश परमार बहस में भाग लेके विरोध कर रहा है, तो इसका विरोध करना तो बनता है, राजपूत है और हम आरक्षित बच्चे हैं। लेकिन राकेश परमार जो ये बात कह रहा है कि भाई हाजीपुर संसदीय सीट से रामविलास पासवान 1975 में चुनाव लड़े, 77 में सॉरी, और 77 से लेकर के आज तक जब तक रामविलास जी जिंदा थे तब तक वो चुनाव लड़ते रहे और उसके उनके दिवंगत होने के बाद अब उनका बेटा वहां से चुनाव लड़ रहा है। मतलब कि हाजीपुर संसदीय क्षेत्र के रहने वाले दलित भाइयों के हकों को कौन मारा? राकेश परमार तो मार ही नहीं सकता क्योंकि वो आरक्षित सीट है, राकेश राजपूत है, वहां से फॉर्म नहीं भर सकता। तो मतलब हमारा ही किसी दलित भाई का हक मारा गया। मतलब रामविलास पासवान ही अपने पासवान समुदाय के घातक है, हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। जिस सीट पर रामविलास पासवान के बाद कोई रमेश पासवान, कोई पवन पासवान, कोई सुरेश पासवान, कोई छेदी पासवान, कोई भिखारी पासवान या कोई और दलित वर्ग का भाई चुनाव लड़ता और सदन में आता और सदन की कार्रवाई देखता और सदन में अपनी बात रखता, तो वो नहीं कर पाया क्योंकि रामविलास जी आरक्षण के लाभ के लिए खूंटा गाड़ करके हाजीपुर से बैठे रहे और जाने के बाद अपने बेटे भाई बहन को दे दिए। चर्चा में जब भाग होगी तो होगा कि भाई चलिए आरक्षण में दलित का स्थिति बड़ी खराब है और बाबा साहब ने कहा था कि भाई देखिए दलितों को मेन स्ट्रीम में लाने तक के लिए हम 10 साल का एक आरक्षण देते हैं, तब तक वो सामान्य हैसियत पा जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो लोग कहेंगे कि चलो भाई हो सकता है अभी 75 साल तक हालत नहीं सुधरा हुआ, इसलिए आरक्षण की जरूरत पड़ रही, बल्कि आरक्षण की और बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी। नीतीश कुमार ने तो उसको और बढ़ाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर दिया है। लेकिन परिचर्चा में भाग लेते हुए मैं कहूंगा कि भाई बात तो एकदम ठीक कर रहे हो, लेकिन संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है कि आरक्षण का लाभ में रामविलास पासवान लेंगे, उसके बाद पासवान के बाद उनका भाई रामचंद्र पासवान लेंगे, उनका सगा भाई पशुपति पारस लेंगे, उनका सगा बेटा चिराग पासवान लेगा, उनका सगा भतीजा प्रिंस पासवान लेगा, उनका एक और सगा भतीजा कौन सा पासवान लेगा। मतलब एक ही रामविलास पासवान के 6 परिवार में 6 लोग हैं और 6 लोग सदन में या विधानसभा में है, मंत्री है या संतरी है, अपने लोग हैं। मतलब और कोई उनके जाति का आदमी आरक्षण का भागीदारी नहीं ले सकता। यह बात लोगों को पता चल जाएगी। सदन की कार्रवाई में हंगामा इस वजह से भी होना आता है और इस वजह से भी की जाती है ताकि लोगों को इस बात की जानकारी ना हो। कोई और आदमी चर्चा में भाग लेके कहेगा कि भाई पिछड़ी वर्ग की राजनीति में पिछड़ा वर्ग बड़ा पिछड़ा है, भाई इसको आरक्षण से मदद की जरूरत है, तो लोग कहेंगे कि भैया लालू प्रसाद यादव पिछड़ा थे, गुदरी के लाल थे, वेटरनरी अवार्ड के 84 वेटरनरी अस्पताल के 84 वार्ड के सिंगल कमरे में 5-6 भाई जमीन पर सो करके पढ़ाई लिखाई की और मेहनत की।
लेकिन अब पूरा वेटरनरी अस्पताल जैसा बड़ा बंगले में उनका बेटा रहता है, जहाज में जन्मदिन मनाता है और 8वीं तक भी नहीं पास किया, उसको भी मुख्यमंत्री बनाने का संविधान के किस पन्ने में लिखा हुआ है? क्या वो और किसी यादव का हक नहीं मार रहा है? जो यादव रामविलास पासवान की जगह कुंडली मार के बैठे लालू प्रसाद यादव की सीट पर कोई और चुनाव लड़ सकता था, जो पढ़ा लिखा भी होता, लेकिन वो नहीं हो रहा है। यह बात भी लोगों को ना पता चल जाए, इस वजह से भी जरूरी है कि आप सदन में हंगामा करते रहें। तो कई चीजें फायदेमंद होती हैं सत्ता पक्ष के लिए और विपक्ष के लिए भी, इसीलिए संसद को हंगामेदार किया जाता है साजिश के तहत। और 2-1% ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई पूछता नहीं है, ना तो समाचार चैनल वाले भाव देते हैं, ना ही कोई और मीडिया भाव देता है। तो हंगामा करने से हो सकता है तोड़ फोड़, माइक फेंकने, पेपर फाड़ने में जो कुछ काम आवे, गमला गुमला तोड़ेंगे तो किसी टीवी पर आ जाए, तो उनका चुन करके जाना सार्थक हो जाए, टीवी पर दिख जाएंगे कि ये भी सदन में थे, सांसद थे। क्योंकि देशवासियों को पता नहीं है, क्योंकि 550 सांसद है, कहाँ किसी को आप अचानक किसी से पूछ लिए 5 सांसद से ज्यादा कोई नाम नहीं जानता, तो उनको भाई पूरे जीवन अफसोस रहेगा कि यार 5 साल तक रहे, किसी को पता नहीं चला, टीवी पे कभी आया नहीं, तो कम से कम एक बार तोड़ फोड़ हंगामा कर दो, नाम आ जाएगा। मतलब उसमें भी जनता का हित कोई सर्वोपरि नहीं है, स्वयं का चेहरा एक बार आ जाइए सर्वोपरि। इन सब चीजों को देखने के बाद मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं, और बार बार, मैं तो ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, मैं बार बार आप सबसे अनुरोध करके कहता हूं कि मित्रों, एक चीज का ध्यान हमेशा रखें कि राजनीतिक दल के गतिविधियों की ध्यान रखें और गतिविधियों पर नजर रखें, और उनके किए कामों पर तो जरूर नजर रखें। अगले बार जब आपके यहाँ नेता चुनाव में मतदान के लिए आपसे अनुरोध करने आए, तो उसे पूछें कि भाई, जब कृषि कानून इतना खराब था तो तुमने इंट्रोड्यूस क्यों किया था? पहले तो तुम्ही ने किया था, तो क्या तुम एक खराब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हम पर एक खराब बिल थोप रहे थे? और दूसरा राजनीतिक दल आए तो बोले कि भाई, जब कृषि बिल इतना बढ़िया था जिसको तुम खुद इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो पिछले वाली सरकार के टाइम में उसको क्यों रोका था, क्यों सदन को हंगामेदार किया, हमारे गाड़ी कमाई से टैक्स के रूप में पैसे को क्यों माचिस लगाए, क्यों फूका, क्यों सदन का टाइम बर्बाद किया, देश का टाइम बर्बाद किया, देश का पैसा बर्बाद किया, और सदन को बिना चले हंगामे की भेंट चढ़वा दिया? या पूछिएगा जरूर। मैं बार बार कहता हूं कि पूछना हक में होता है। कोई विज्ञापन में आता है ना, पूछने में क्या जाता है, तो पूछने में क्या जाता है, पूछ तो लीजिए 1-2 बार। विश्वास करिए, अगर एक नेताजी चुनाव में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, अगर 10 आदमी ने भी बात पूछ लिया, तो 11वां आदमी को पूछने का मौका नहीं देंगे, उल्टे पांव लौट के जाएंगे और विचार करेंगे कि भाई, देश की जनता जानने लगी है, पहुंचने लगी है, समझने लगी है, लगता है ये राकेश परमार की बात मानने लगी है। तो अब हमें भी परमार की बात माननी पड़ेगी, मजबूरी है सही, और जनता के हितों की बात उठानी पड़ेगी, क्योंकि जनता टीवी की कार्रवाई देखने लगी है। और अगर टीवी की कार्रवाई जनता देखने लगे और उसमें हुए व्यवधानों पर चर्चा करने लगे, विश्वास मानिए, फिर सदन में आपके हित की बात होगी, आपके मतलब का बात होगा। कोई भी बिल पास होगा तो उस पर चर्चायाम होगा, और चर्चा होगा तो उसकी कमी बेसी का आपको ज्ञान होगा। और जब सार्वजनिक बिल का एक एक लाइन बाय लाइन सदन में चर्चा होगा, तो विश्वास करें कि उसमें कोई घातक चीज इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार को पता होगा कि लाइन बाय लाइन टीवी में बोला जा चुका है, और वो लोग इसको देख रहे हैं या देखेंगे या देख सकते हैं। यह आशंका मात्र अगर दिमाग में राजनीति को बैठ जाए, तो सदन का देश ही सुरक्षित रूप में चलने लगेगा, सुचारू रूप से चलने लगेगा, जो आज हंगामेदार हो रहा है और सुचारू रूप से नहीं चल रहा। मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास हो रहा हो, विचार हो रहा हो कि हाँ, मैं सही कर रहा हूं, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को तुरंत प्राप्त करती है और लोगों का ज्ञान वर्धन होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र की जय हो, जय हो।